हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई मैं क्लास 10 हिंदी के ममता और मित्रता चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश थे चैप्टर वाइज मैंने सभी को करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के जो चैप्टर 3 है ना, क्लास 10 हिंदी का जो चैप्टर 3 भारतीय संस्कृति है, इसके सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को अच्छे से समझने वाले हैं और आप किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं उसका तरीका आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज सारे गद्यांश को पढ़ लेते हैं ना, तो मान के चलिए आप लोगों को अलग से कोई इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को वो गद्यांश सॉल्व करा रहा हूं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप देख लेना, ये जो गद्यांश मैं आपको बता रहा हूं ना, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 में इन्हीं में से आपको बहुत सारे गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने उन्हीं गद्यांश को लिया है, इसलिए मैंने उनका जो ईयर है वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। यानी ये किस ईयर में पूछे गए हैं मैंने वो भी डाल दिया है। आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि कौन सा पद्यांश या गद्यांश कौन सन में पूछा गया है। तो जैसे कि ये देख सकते हो 2013, 2015, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। और ये मैं बता दे रहा हूँ, ये जो गद्यांश है ना, पहला गद्यांश, ये 2024 के किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। तो इस गद्यांश को आइए समझते हैं। सबसे पहले कैसे इसको हल करेंगे, प्रश्न कैसा आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सब आपकी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आएगा वो इसी तरीके का होगा, एकदम इसी तरीके का। अब देखिए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ये भारतीय संस्कृति का एक गद्यांश है, काफ़ी बार पूछा गया है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप का अपने बीच, है ना, ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर खोल दिया है, वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं है, ठीक है ना। आज का मानव जो केवल इसी देश के लिए नहीं है, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आगे देखिए, हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। तो देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में जो आएगा एक गद्यांश। अब चलिए हमने इसको पढ़ के तो बता दिया है, लेकिन आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ी सी जो हिंदी है ना, मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में जो ये गद्यांश आएगा, इस तरीके से इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या दे रखी होगी। यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ गद्यांश है, यानी जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उन्हीं की आपको व्याख्या लिखनी पड़ती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उनको मैं आपको बताता हूं। इस गद्यांश को हमने अच्छे से आपको पढ़ के बताया है। चलिए इसके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे उनको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से आएंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा संदर्भ। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ लिखना है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को संदर्भ नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को पता होगा, और जिनको पता होगा तो उनको इसका जो सॉल्व करने का सही तरीका है, ठीक है ना, सॉल्व करने का सही तरीका वो नहीं पता होगा। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सारे प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न कौन कौन से आएंगे। देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं गद्यांश से, वो टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 क्वेश्चन को पूछने का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को किस तरीके से 6 नंबर पूरे मिल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि गद्यांश की रेखांकित अंशों की, ठीक है ना, रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या लिखनी पड़ती है।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा गा है कि लेखक ने अमरत्व का स्रोत किसे बताया है, यानी कि लेखक ने अमरत्व का स्रोत किसे बताया है। इसके बाद देखिए घा नंबर प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने कौन सा अमरत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला, यानी कि इस गद्यांश में गांधी जी के बारे में भी चर्चा की गई है। तो गांधी जी के बारे में जो चर्चा की गई है उस पर आधारित एक प्रश्न है कि गांधी जी ने कौन सा अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला, प्रश्न है। और देखिए ये 5 प्रश्न नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए 6 प्रश्न ले लिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में केवल और केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 3 प्रश्न आएंगे इनमें एक प्रश्न कंपलसरी है और वो प्रश्न है आपका संदर्भ, यानी ये संदर्भ वाला प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आता ही आता है। तो मान के चलिए भैया इसको तो आपको जरूर तैयार करना होगा, बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए घा नंबर प्रश्न जैसे आपने समझ लिया, इसकी इंगियां देखिए कि लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है, यानी कि ये जो गद्यांश हम लोग अभी पढ़ा हम लोगों ने उसमें लेखक क्या संदेश देना चाहता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो उसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र का क्या आशय है, यानी कि प्रजातंत्र का आशय क्या है या फिर प्रजातंत्र का आशय है, तो बताना है। जिस भी टाइप से प्रश्न बन सकता है, बाकी आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है। और क्वेश्चन जो आएंगे आपके पूरे के पूरे गद्यांश से ही आएंगे, उसी से संबंधित आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं संदर्भ किस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में संदर्भ लिखा गया है, आपको बड़े ही आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड, ठीक है ना, हिंदी के, यहां पर के लिख लीजिएगा, मैंने के नहीं लिखा है, तो हिंदी के गद्यखंड में से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, अतः इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से आपको इस पूरे के पूरे गद्यांश को लिखना होगा और इसके लिखने के बाद आप लोगों को यहां से 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो भैया आपको इस तरीके से कर देना और आपको यहां से पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि हमको यहां पर रेखांकित अंशों की व्याख्या बतानी थी, बट स्टूडेंट्स मैं आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं बल्कि पूरी की पूरी गद्यांश की व्याख्या बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी यहां पर गद्यांश देखा, जो हमने आप लोगों को गद्यांश समझाया था, ये पहला वाला गद्यांश, इसकी मैं पूरी व्याख्या आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरी व्याख्या समझ में आए और कहीं से कोई क्वेश्चन आए आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सको। तो चलिए फिर हम इसकी व्याख्या को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। देखिए लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, यानी कि भारत में जितने भी अमृत तत्व विद्यमान हैं, ठीक है ना, हम उन सभी को जानते हो, जितने भी अमृत तत्व हैं जो कि हमारे नीचे जमीन से मिलते हैं, वो सभी खनिज, वो सभी पदार्थ, वो सारे के सारे जो अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देशों में प्रवाहित होता चला आ रहा है, ठीक है ना। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ये खनिज पदार्थ जो भी चीजें हैं केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि हर एक प्रदेश देश में सब जगह पर हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर गद्यांश में देखिए, आप जितनी ज्यादा व्याख्या को अच्छे को समझाएंगे, जितने अच्छे से व्याख्या को समझाएंगे, उतने ज्यादा आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं जैसी मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं आप डिट्टो सेम लिखो, दूसरे तरीके से भी आप व्याख्या लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी महान पुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है। और देखिए आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अमृत तत्व हैं ये महापुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो भी एक प्रकार के अमृत तत्व के समान होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, और ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो कि अमृत तत्व के समान है ना। ये हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अब लोग, देखिए यहां तक हो चुका था। इसके बाद देखिए चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी के रूप में, है ना, महात्मा गांधी के रूप में हमने क्या देखा, एक महापुरुष को देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है, ठीक है ना। देखिए मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया, बट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी काफी बड़े महापुरुष थे, आप लोगों को उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है, इनके माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मृत्यु, ठीक है ना, इन्हीं के मूर्त रूप में
परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। ठीक है ना, किन्होंने? महात्मा गांधी ने। हमारी सूख चुकी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नवजीवन और ताजगी प्रदान की है। ठीक है ना, ताजगी प्रदान की है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको व्याख्या समझाई, आपको उस व्याख्या को 1 से 2 बार और समझ लेना है, क्योंकि मैं आप दोबारा समझाऊंगा तो समय इन्वेस्ट होगा। आप जहां से मैंने समझाना शुरू किया था वहां से दोबारा रिपीट करके आप फिर से व्याख्या को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो व्याख्या उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके जो क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। व्याख्या तो समझ चुके है ना। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक ने अमृत तत्व का स्रोत किससे बताया है? तो लेखक ने अमृत तत्व का स्रोत महात्मा गांधी को भी बताया। ठीक है ना, लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत और अन्य देशों में पाई जाती हैं, तो लेखक ने उनको भी अमृत तत्व बताया। आगे देखिए क्या है कि लेखक ने अमृत का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। यानी कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति है ना, यही एक प्रकार की हमारे लिए अमृत तत्व है। समझ गए? तो देखिए आपको, देखिए मैं यहां पर कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन ही लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा वर्ड लिख देंगे जो एग्जामिनर को लगेगा नहीं ये भी वर्ड सही है इसकी जगह पर, तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि महात्मा गांधी और ऐसी खनिज पदार्थ हैं जो कि हमारे लिए अमृत तत्व के समान है, तो उनका भी नाम लिख दोगे ना तो वो भी सही होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमको भारतीय संस्कृति ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा गा है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में आंसर को देखेंगे। गा नंबर क्वेश्चन था हमारा, घा नंबर की गांधी जी ने कौन सा अमृत तत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला है? इसका आंसर है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा रूपी अमृत तत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। और इसका क्वेश्चन का आंसर जो ये आपने देख रहे हो ना, इसी के आंसर को हमने अभी जस्ट जो हमने गद्यांश को समझा, उसकी व्याख्या को समझा, उसमें हमने इसको देखा था। सत्य और अहिंसा रूपी जो अमृत तत्व है उन्होंने हमारी हड्डियों में डाला। तो देखिए इस टाइप के जो आंसर होंगे आपको गद्यांश से ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपको अच्छे से व्याख्या बस समझनी है। इंडिया नंबर क्वेश्चन क्या था कि लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है? तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें भारतीय संस्कृति में विद्वान स्रोत से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हमारे यहाँ पर इंडिया तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और रह गया आपका कि प्रजातंत्र का क्या आशय है। ठीक है ना, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले गद्यांश का 4 नंबर कि प्रजातंत्र का आशय है, यानी प्रजातंत्र का क्या आशय है? तो प्रजातंत्र का अर्थ है या फिर प्रजातंत्र का आशय है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपने, ठीक है ना, जिसमें वह अपना पूर्ण रूप से विकास कर सके, साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता की भी विकास कर सके। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। प्रजातंत्र का यहाँ पर अर्थ बताया गया, एक प्रकार से परिभाषा बताई गई है, वो आप लोग यहां पर समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से पहले गद्यांश को हमने अच्छे से समझा, हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाया। आप देखिए कि गद्यांश से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अगर आपने किसी भी गद्यांश की व्याख्या को अच्छे से समझ लिया, बाकी कोई क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला गद्यांश कंप्लीट हो गया। सेकेंड गद्यांश को देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अगला गद्यांश जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप देख सकते हो 2019 और 17-15 में पूछा गया है, और हो सकता हो अगली बार 2024 में आपको ये गद्यांश अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले वही कारण हमारा कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन और इसके आंसर देखेंगे। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इस अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है। तो स्टूडेंट्स लाइट चली गई थी, जिसके कारण मैं इसकी व्याख्या को बीच में रोकना पड़ा। फिलहाल मैं दोबारा समझाता हूं आपको। ठीक है ना, कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। किसको? अहिंसा को। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। देखिए दो बात की गई है, दो चीजों की चर्चा की जा रही है। सबसे पहला है हिंसा, और पहला देखिए दूसरा है हिंसा और पहला है अहिंसा। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है ना, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग से ही पाया है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऋतु कहती हैं, यानी कि ऋतु कहती हैं कि तेन यक्तेन भुज्यतः
इसी के द्वारा हम ये देखिए, ये जो यहाँ पर संस्कृत का वर्ड यूज किया गया, ठीक है ना, कि तेन यक्तेन भुज्यता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और, ठीक है ना, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो इस तरीके से फाइनली मैंने पूरी की पूरी जो गद्यांश, ठीक है ना, पूरा गद्यांश हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो चलिए, इस गद्यांश को अगर आपने अच्छे से समझा है तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। फिलहाल अगर आपको गद्यांश कहीं पर ना समझ में आए हो, मैंने पढ़ा, आप दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, हम बारी करते हैं क्वेश्चन की कि भैया क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, इनमें एक प्रश्न, दो प्रश्न, एक नहीं दो प्रश्न, जो कि पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है हर एक सेट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि किसी भी गद्यांश को अगर आपको अच्छे से समझना है तो भैया उसकी जो व्याख्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपने व्याख्या समझ ली तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है कि हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है, यानी कि जो हमारी सभ्यता है उसकी विशेषता क्या रही है। चौथा प्रश्न है कि हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच विरोध की भावना मिटाना चाहते हैं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच, है ना, व्यक्ति, समाज और देशों के बीच विरोध की भावना मिटाना चाहते हैं। 4 क्वेश्चन हैं। आइए इन 4 क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चंस और थे जो रह गए थे, मैंने आपको नहीं बताया, इसी में देख लीजिए कि जैसे ये जो घा वाला प्रश्न है, हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देश के विरोध की भावना मिटाना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। यानी समझना, व्यक्ति, समाज और देशों, इस पूरे के पूरे नाम को ध्यान से समझना एकदम, व्यक्ति, समाज और देशों के इस पूरे के पूरे नाम को पारस्परिक विरोध कह दिया गया। यानी कि अगर क्वेश्चन पारस्परिक विरोध आए या फिर व्यक्ति, समाज और देशों के इस टाइप से आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही प्रश्न एक हैं, इनका आंसर भी आपको एक ही है। इसका आंसर आप भले ही अलग अलग लिखें लेकिन आंसर आपका दोनों का मैच हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे और भी क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं, और भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, और भी क्वेश्चन लिए, जैसे कि 11 नंबर है कि स्वार्थ से क्या दुष्परिणाम होते हैं। यानी कि जो आपका स्वार्थ है, हिंसा है, उसका क्या दुष्परिणाम होते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि विभिन्न प्रकार के विरोध क्या हैं, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, टोटल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन इसमें भी लिए हैं। अब इन 6 क्वेश्चन के हम लोग आंसर को देखेंगे और आपको बताएंगे आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, और संदर्भ लिखने के लिए मैंने बताया था कि भैया पहला वाला जो संदर्भ है उसी में आपको इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले का जो संदर्भ है वही लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि संदर्भ, अगर आपने एक चैप्टर का एक सब संदर्भ भी पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने सारे के सारे चैप्टर के, मतलब कि जितने भी आपके उस चैप्टर के गद्यांश आएंगे उन सभी में आपका वही संदर्भ रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या समझते हैं, जो कि आपने अभी इसके गद्यांश को समझा उसकी हम लोग व्याख्या समझने वाले हैं। व्याख्या है कि लेखक कहता है कि अहिंसा तत्व हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है। क्या कह रहा है लेखक? कह रहा है कि अहिंसा जो तत्व है ना, अहिंसा का मतलब ये होता है, ये देखिए अहिंसा का जो नाम है ना गांधी जी ने लिया था, इसका मतलब है बिना रक्तपात के किया गया आंदोलन, ठीक है ना। हम लोग ना रक्तपात करें ना लड़ाई झगड़ा करें, इस बिना किसी लड़ाई झगड़े रक्तपात के हम लोग क्या कर लें, विरोध कर लें, या फिर हम लोग किसी से अपने हक की मांग कर लें, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग अहिंसा कहते हैं। तो लेखक कहता है कि अहिंसा तत्व हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है। जहां कहीं भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है वहां मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उल्लेख अवश्य किया गया है। लेखक के अनुसार अहिंसा और त्याग एक दूसरे के, ध्यान से समझना, अहिंसा और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के, देखिए अहिंसा और त्याग, पूरक का मतलब है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अहिंसा और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार हिंसा का अन्य नाम स्वार्थ भी है, ठीक है ना। यह स्वार्थ ही प्रायः भोग बनकर हमारे सामने आया है। हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का तात्पर्य हिंसा है। जब मनुष्य स्वार्थ के कारण, है ना, जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को
हानि पहुंचाता है तब हिंसा का जन्म होता है। आपने कभी भी देखा होगा, आप अगर किसी को ना मारेंगे तो लौट करके वो भी आपको मारने आएगा, ये नहीं कि आप बच जाएंगे। तो मतलब कि अगर आपने किसी से दुश्मनी ली है तो पलट के वो भी आपसे दुश्मनी करेगा। यानी आपने अगर किसी पर कुछ किया है ना तो पलट कर वो भी आप पर कुछ ना कुछ करेगा, या फिर आपने कुछ भी ऐसा कार्य किया है, गलत कार्य किया है, तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। तो ये होता है हिंसा द्वारा किया गया कुछ भी कार्य। हालांकि हमने आपको जो गद्यांश समझाया, उम्मीद करते इसकी व्याख्या भी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे इसमें आपको, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता हूं। देखिए इसमें मैंने रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखी थी, मैंने शुरुआत से व्याख्या नहीं की थी ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पहले तो यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन है, इसके बाद इसी गद्यांश में फिर से यहां से लेकर यहां तक पूरी अंडरलाइन है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि भैया अलग अलग बीच में छूटा है, ऊपर भी छूटा है, कैसे इसकी व्याख्या करनी है। तो सिंपल से सबसे पहले इसकी व्याख्या करने के लिए आप हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, और उसमें इस तरीके से डालकर कर देंगे, ठीक है ना। और देन इसके बाद में जब आप इसकी व्याख्या करोगे तब लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें दूसरा सेकंड पॉइंट डालकर लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको दोनों की अलग अलग व्याख्याएं करनी है। तो देखिए मैंने पहली वाली व्याख्या आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या को समझिए। देखिए दूसरी व्याख्या क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वेद और उपनिषदों में भी त्यागपूर्वक भोग को महत्व दिया गया है, ठीक है ना। त्यागपूर्वक भोग को भी महत्व दिया गया है। हम जिन पदार्थों का भोग करें, ठीक है ना, हम जिन भी पदार्थों का भोग करें त्याग की भावना से करें। त्याग की भावना से सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। इसी भावना से व्यक्ति का समाज से, और समाज का समाज से, देश का देश से संघर्ष समाप्त हो जाता है। सभी संघर्ष स्वार्थ या भोग को लेकर होते हैं। यदि हम सभी विरोधों या संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नैतिक चेतना को इसी तत्व त्याग से ओतप्रोत करना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी की पूरी व्याख्या मैंने समझा दी। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ताकि समय ना इन्वेस्ट हो। अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो समय ज़्यादा खराब होगा, ताकि आपको समय ना इन्वेस्ट करना पड़े। जिसको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए दोबारा रिपीट करके, और जिसको समझ में आ गया है ना वो फिर इसके आंसर को देखें। देखिए आंसर क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए ना, तो उनके आंसर भी समझिए। तीसरा वाला क्वेश्चन था हमारा कि हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है, यानी जो हमारी सभ्यता है इसकी विशेषता क्या रही। तो इसका आंसर है कि हमारी सभ्यता की विशेषता तेन यक्तेन बुज्यता, अर्थात भोग त्याग से ही, है ना, भोग त्याग से ही निकलता है और भोग त्याग में ही पाया जाता है। तो यही हमारी सभ्यता का आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे और पूरा का पूरा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को आंसर लिखो। अगर आपको लग रहा है ना इससे अच्छा आंसर है, या फिर हमको ये आंसर नहीं पता, हम दूसरा भी आंसर भैया जी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। आप सहमत हो, आपका आंसर में फुल नंबर भी मिलेगा। लेकिन ये मत देख देना, ये बात ध्यान रखना कि जो आंसर लिखो वो आंसर आपका मैच खाना चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन मैंने आंसर बता दिया। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन था कि हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच विरोध की भावना को मिटाना चाहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारस्परिक विरोध भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। तो चलिए घ नंबर का आंसर आपके दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है देखिए, समझते हैं अच्छे से। इसका आंसर अच्छे समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। रेगुलर वीडियो आएंगी, अब हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी होगी। घ नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिया। देखिए इसका आंसर है कि हम त्याग और अहिंसा की भावना के द्वारा व्यक्ति, समाज और समस्त देशों में व्याप्त पारस्परिक विरोध की भावना को मिटाना चाहते हैं, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन क्या था कि हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच की विरोध की भावना को मिटाना चाहते हैं। तो आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम त्याग और अहिंसा की भावना से के द्वारा समाज, देश और इन सभी में जो विरोध की भावना उसको मिटाना चाहते हैं। तो चलिए इंडिया नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वार्थ से क्या दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है ना। स्वार्थ जो होता है उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है ना। देखिए इंडिया नंबर का आंसर है कि जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है तो हिंसा का जन्म होता है, और इस प्रकार स्वार्थ का दुष्परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है। यानी कि आप सोचिए, अगर आप किसी के किसी के साथ स्वार्थ, छल कपट कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका जो फल मिलता है आप लोगों को यहाँ देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है, हिंसा मिलता है। यानी कि अगर आप किसी के संग लड़ाई झगड़ा करेंगे ना तो लौट कर वो भी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा। आपने किसी को एक बार मारा है ना तो वो पलट कर आपको जरूर मारेगा,
ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, आपको अच्छे से इसमें भी जानकारी मिल सकती है, अच्छा ज्ञान आपको यहाँ से भी मिल सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि विभिन्न प्रकार के 4 नंबर कि विभिन्न प्रकार के विरोध क्या हैं, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के विरोध हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि विभिन्न प्रकार के विरोध हैं। व्यक्ति का विरोध, ठीक है ना, व्यक्ति का व्यक्ति से विरोध होता है, और व्यक्ति का समाज से विरोध यानी व्यक्ति समाज का विरोध, समाज का विरोध, ठीक है ना, समाज देश का विरोध, देश का विरोध। इन सभी प्रकार के विरोधों को त्याग की भावना के प्रस्फुटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और मैं आप लोगों के लिए HW को एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोगों को प्रस्फुटन का जो अर्थ है वो आपको ढूंढना होगा, चाहे आप बुक से ढूंढिए, चाहे आप गूगल करिए, चाहे किसी से पूछिए। आपको इतना होमवर्क है अपने भैया के लिए, आपको जरूर कमेंट करना है। हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स यहां तक वीडियो को देखते हैं, और कमेंट करके बताएंगे जिनको प्रस्फुटन का अर्थ पता है, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से स्टूडेंट हमारी वीडियो को कहां तक देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो गद्यांश है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। दूसरा वाला गद्यांश पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे क्वेश्चंस बता दिए, आंसर बता दिए, और काफी बार एग्जाम में आया भी है। तो चलिए फिर हम देखते हैं अब इंपॉर्टेंट गद्यांश नंबर 3, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए अगला हमारा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि 2022, 18, 16, 14 और 11 में पूछा गया है, और हो सकता हो 2024 में आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस गद्यांश को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आए, और आप इसी गद्यांश के आंसर को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, यानी कि आपको 95% स्कोर करना है, तो आपको इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिल सकें, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसके गद्यांश को देखिए, अच्छे से समझेंगे और गद्यांश को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए पढ़िए। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के, है ना, एक व्यक्ति के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता है। इसलिए हम उस भावना को जागृत रखना है, हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग नियंत्रित भी है। इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से समझा। हो सकता हो काफी लोगों को ये ना समझ में आया हो, क्योंकि भाई ये जो गद्यांश है ना, और इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं, सारे गद्यांश की जो हिंदी है भैया समझ में नहीं आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आती है। लेकिन दिक्कत नहीं लेनी आपको, अगर आपको इस चैप्टर की अच्छे से हिंदी समझनी है ना, तो भाई इस चैप्टर को आपको अच्छे से एक बार रीड करना होगा। अगर आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से ना रीड कर लेते हैं ना, यानी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को 1 से 2 बार, और अगर बेहतर हो तो 2 बार पढ़ सकते हैं, वरना एक बार तो आप अगर जरूर रीड करेंगे ना, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, गद्यांश भी समझ में आएगा और व्याख्या भी समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हैं इसके। तो वह मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन मैं लेता हूं, और करने के लिए आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का संदर्भ का आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका व्याख्या का आएगा, व्याख्या लिखनी होगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उपरोक्त अवतरण का मतलब है गद्यांश, है ना। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है। अवतरण में यानी उपरोक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या क्या संदेश दिया है, यानी कि लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से क्या क्या लोगों को संदेश दिया है, जो मानव मनुष्य है उसको क्या क्या संदेश दिया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर घ है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या क्या दे रहा है, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं आप क्या क्या दे रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे फोन दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, टेलीफोन दे रहा है ना, माइक्रोफोन दे रहा है, हर वो चीज दे रहा है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी चीज दे रहा है ना। आप घूमने जाते हैं वो भी विज्ञान की वजह से है, तो हर चीज विज्ञान की वजह से है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाएंगे उनको मैं आप लोगों को बताता हूं।
तो चलिए फिर तीसरे गद्यांश का पहला क्वेश्चन का आंसर है संदर्भ वाला। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में ही, अगर जिसने भी पहले गद्यांश को अच्छे से समझा है, उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, तो उसमें जो संदर्भ लिखा है ना, वही संदर्भ आपको यहां पर भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए संदर्भ आप कंप्लीट कर लेंगे पहले वाले गद्यांश का, देख करके सेम वही लिखना है और वैसा ही आपको लिखना है। और देखिए मैं आपको जो तरीका संदर्भ लिखने का बता रहा हूं वो बेस्ट तरीका है, आप वैसे लिखेंगे ना तो फुल नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या कैसी है, कैसे क्या है, सब कुछ समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए व्याख्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। यानी ये जो युग है आधुनिक युग, ये कि विज्ञान का युग है। काफी सारे लोगों को इस युग के बारे में ही नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपका आधुनिक युग है और आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आप देख रहे हैं हर एक चीज विज्ञान से चल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहां बैठे हैं तो ये विज्ञान से नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं तो विज्ञान है, जिस पेन से आप लिख रहे हैं तो वो भी विज्ञान की ही देन है। हर एक चीज विज्ञान से चल रही है, ठीक है ना मेरे भाई। विज्ञान आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जहां एक और मनुष्य है, ठीक है ना, ये एक और लिखा हुआ है, जहां एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा अपने समूह के विकास व उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति वह दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं काफी चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे का कुछ भी कर देते हैं, तो वही चीज यहां पर बताई गई, एक दूसरे को गिराने में भी करते हैं। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखते हुए लेखक कहता है कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। लेखक कहता है कि, है ना, इसके बाद देखिए लेखक कहता है कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया तो यह मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा, हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो मतलब कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान एक ऐसी चीज है, इसमें हर एक चीज हो सकती है, इस पे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल विज्ञान का सही उपयोग हो रहा है, काफी सारे लोग विज्ञान का गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें इस गद्यांश में बताई गई हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं गद्यांश की जो व्याख्या है हिंदी अच्छे समझ में आई होगी। इनके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। चलिए इसमें और भी व्याख्या रह गई है, तो उस व्याख्या को भी हम समझ लेते हैं और पूरी व्याख्या को समझेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से पता हो, ठीक है ना। आगे देखिए, सिद्ध नहीं हो सकेगा, नैतिक अंकुश, है ना, नैतिक अंकुश यानी बंधन के माध्यम से ही विज्ञान की असीमित शक्ति हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आशा यह है कि वर्तमान युग में विज्ञान की शक्ति को कल्याणकारी दिशा की ओर अग्रसर करना अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले, आंसर तो आ चुके हैं ना, तो क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को क्या क्या संदेश दिया है। अवतरण का मतलब मैंने आपको बता दिया, गद्यांश ही होता है, तो आप कहीं घबराना मत, अवतरण देख लेना, ठीक ना। तो उपरोक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या क्या संदेश दिया है, तो आंसर में लिखा है, आंसर में क्या लिखा है, आंसर में लिखा है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश द्वारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का गा नंबर क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश द्वारा उत्पन्न त्याग और अहिंसा की भावना से ही विज्ञान का दुरुपयोग रोका जा सकता है तथा उसकी शक्ति का सदुपयोग ही करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का आंसर आपका ये है गा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर घ देख लेते हैं। घ नंबर प्रश्न है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या क्या दे रहा है। ये विज्ञान है ना, ये मनुष्य को क्या दे रहा है। आंसर देख लीजिए घ वाला कि आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत तथा अतुलनीय शक्ति दे रहा है, जिसका कुछ लोग सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग नकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। तो मतलब कि दोनों तरीके के लोग आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे आंसर को आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए भाई, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा। 11 नंबर है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है।
तो विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए हमें त्याग और अहिंसा की भावना को जागृत रखना आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन कौन सा था इन गया कि विज्ञान को भी किस प्रकार किया जाए, तो विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए हमें त्याग और अहिंसा की भावना को जागृत रखना होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंडिया का आंसर ये आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। तीसरा वाला पूरा गद्यांश कंप्लीट हो गया। चौथा वाला गद्यांश देखते हैं और फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं ताकि आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो भी दे सकें।